So hello students, very good evening to all of you out there. Myself KMIT Vishal Singh and here I am with the part 5 of our real JEE advanced question series. और आज हम करने वाले हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट, रेडॉक्स, टाइट्रेशन, मोल कंसेप्ट सबको मिला जुला कर एक शानदार क्वेश्चन। तो जैसा कि हमारे रियल JEE एडवांस सीरीज का थीम ही ये है कि जो क्वेश्चंस होंगे वो PYQs के साथ अगर आप कंपेयर करोगे JEE एडवांस PYQs के साथ, दीज विल बी मच बेटर, स्लाइटली हायर लेवल। बट जो चीज़ें होंगी वो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि चीज़ें विद इन द सिलेबस रहते हुए हायर लेवल पे होंगी, हाईली रेलेवेंट होंगी। इसलिए आपको इससे बेहतर सीरीज नहीं मिल सकती फॉलो करने के लिए। बट हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अभी कुछ दिनों से ये सीरीज कंटिन्यूड नहीं थी यूट्यूब पर, बट अभी ये जो न्यू ईयर आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ इसमें एटलीस्ट वीकली आपको 2 वीडियोस मैं आपको दूं। मैं बहुत ओवर कमिट नहीं करूंगा अभी, फिर वो हो नहीं पाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ये कंटिन्यू बिल्कुल कर रहे होंगे। बाकी चीज़ एकदम शानदार है। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे पड़ी हुई है ना, तो भी आपको प्रॉब्लम होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो भी प्रॉब्लम होगा। और अच्छे लेवल पे बैठे हो तो भी प्रॉब्लम होगा। अगर हो जा रहे हैं तो समझ लो कि आपका लेवल बहुत बढ़िया हो चुका है। तो अभी उस तरह के जो स्टूडेंट्स होंगे सोच रहे होंगे यार हमसे तो बेसिक्स भी नहीं होते, ये क्या, ये सीरीज तो हमारे काम की नहीं है, क्यों इतने हाई लेवल के क्वेश्चन करा रहे हो सर, क्या है जो भी है। तो देखो, उनके लिए भी एक बिल्कुल मौका अभी है आपके पास, ठीक है। अभी बिल्कुल एक मौका आपके पास है जिन्होंने 11th में प्रिपरेशन की बट बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी भी JEE 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें काफ़ी समय है, रफली 18 मंथ हमारे पास है, तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। बट उसी के रिगार्डिंग आपको एक छोटी सी चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। ये टेस्ट है, आप इसे दे सकते हैं और आप अपना लेवल जज कर सकते हैं। देखिए, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें बहुत ही तोड़ू फोड़ू क्वेश्चंस आपके लिए डाल दिए गए होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बस ये दिमाग में रखते हुए बनाया गया है कि अगर आप 10th में ठीक स्टूडेंट थे बट 11th में आपकी प्रिपरेशन थोड़ी खराब हो गई है बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स, आपको टीचर नहीं मिला, गाइडेंस नहीं मिला, या फिर आपने खुद बहुत ही बोल सकते हो मक्कारी करी, नहीं पड़ी, ठीक है, तो फिर ये टेस्ट आपके लिए। इसका लेवल जो है 10th का फाउंडेशन लेवल रखा गया है, थोड़ी बहुत 11th की चीज़ें, एकदम बेसिक चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि 10th के फाउंडेशन में ही पढ़ लिया जाता है। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि यार आप एक्चुअली में JEE एडवांस के लिए अब आगे आपका क्या रास्ता होने वाला है, आपको क्या करना है। तो मैं ये कहूँगा कि आप JEE एडवांस ट्रायो बैच में आ सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं चल रही है। अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं चल रही है तो हमारा बैच चल रहा है अनअकैडमी ऐप पर ही, JEE एडवांस ट्रायो बैच। लगभग अभी 2 चैप्टर हुए हैं शुरू के, तो बहुत ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, तो यू कैन जॉइन इट अगर आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक नहीं है तो। ये टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करना 31 दिसंबर 9 AM मॉर्निंग, ओके। चलिए बैक टू द क्वेश्चन। तो ये देखा जाए क्वेश्चन, अब ये क्या कह रहा है। आई होप आपने ट्राई किया होगा, सॉल्व किया होगा, और अब हम इसको करेंगे समझने की कोशिश। तो क्वेश्चन जहां तक मैं पढ़ पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, ये ऐसा कह रहा है कि आपके पास कॉपर कार्बोनेट का एक इम्प्योर सैंपल है और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया, 50 ml बना दिया गया। मतलब अल्टीमेटली सल्फ्यूरिक एसिड डालने का, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने का यही सेंस हो सकता है कि कार्बोनेट उड़ाया होगा उसने। तो मतलब कॉपर +2 50 ml सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड है, स्लाइटली मीडियम एसिडिक है, उससे ज्यादा और कुछ समझ आता नहीं पहली लाइन से। फिर बोल रहा है अब इसमें डाला गया है इतने मोलारिटी का Ki सॉल्यूशन। क्या बात है, इसमें डाल दिया गया 50 ml 0.04 मोलारिटी का Ki सॉल्यूशन। अब ऑब्वियसली रेडॉक्स करेगा, ये CuI और I3- बन रहा है, ऐसा बता दिया गया है, CuI और I3- बन रहा है। आपको अगर पता होगा तो अभी रिसेंटली इस पे एक अच्छा क्वेश्चन आया था जिसमें सॉल्विंग परसेंटेज भी बहुत कम गया था बच्चों का। Cu2 I2 और I3- कुछ ऐसा प्रेसिपिटेट बन रहा था, उसमें बेसिक मोल कंसेप्ट लगाना था। बट यहाँ बेसिक मोल कंसेप्ट नहीं लगाना है, यहाँ तो आगे बहुत सारा टाइट्रेशन करना है।
और उसके बाद फिर आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा के आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं रेलेवेंट बट स्लाइटली बेटर। ओके, सो ये KI डाला आपने, CUI बना, I3 माइनस बना, बहुत बढ़िया बात है। रिएक्शन बता दिया है, चलो गनीमत है, रिएक्शन बता दिया गया है। अब ये कह रहा है कि 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इज टेकन फॉर एनालिसिस। अभी ये कितने ml का सोल्यूशन है? ये 100 ml का है। क्या मैं यहाँ पे लिख दूं, मैं रिएक्शन लिख दूं एक बार क्या? हाँ सर, कॉपर +2 प्लस KI का K लिखने की जरूरत नहीं है, I माइनस ने बनाया CUI और I3 माइनस, ये इन्होंने कहा, और ये 100 ml का सोल्यूशन है। अब सर ये जो I माइनस डला हुआ है, देखा जाए तो इसके 2 मिलीमोल है ना? हाँ सर, इसके तो 2 मिलीमोल है, तो क्या पूरा 2 मिलीमोल रिएक्ट कर लिया है क्या सर? लेकिन ऐसा तो कुछ पता नहीं चलता पहली लाइन से कि कितना रिएक्ट किया है, कितना किया है, क्या ये पूरा रिएक्ट किया है, इसके बारे में तो कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि ये तो इम्प्योर सैंपल है। अब इसमें कॉपर +2 आयन कितना है, इसका भी हमको कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अब ये कह रहा है कि 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इज टेकन, मतलब ये जो 100 ml का सोल्यूशन है, रिएक्शन के बाद ये तो प्रेसिपिटेट बन गया है, इसका 10 ml लिया गया और उस 10 ml को फिल्टर करके पहले प्रेसिपिटेट को हटाया गया और फिर I3 माइनस फ्री बनाया गया उसे, मतलब I3 माइनस भी नहीं है, तो अब क्या बचा उसमें, क्या पता, अब ये I माइनस थोड़ा बहुत बचा होगा, क्या पता, क्योंकि ये तो नहीं बोला गया है कि एकदम स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में आपको I माइनस डाला है, वो तो एक्सेस में डाल दिया है जितना भी। अब आगे वाली लाइन से ये समझ में आता है, ये कंफर्म हो जाता है कि I माइनस बचा था। आगे वाली लाइन से ये कंफर्म हो जाता है कि I माइनस तो बचा हुआ था वहां पे, है ना? कैसे कंफर्म होता है देखिए, द लिबरेटेड आयोडीन रिक्वायर्स 20 ml ऑफ 2.5 मिलीमोलर सोडियम थायोसल्फेट, मतलब ये जो I माइनस है ये कन्वर्ट हुआ I2 में बाय द एक्शन ऑफ KMnO4 एंड देन दिस I2 वाज टेकन विथ S2O3 2 गिव I2 से I माइनस एंड S4O6 2 ये मिला, और यहां पे ये बोला गया 20 ml ऑफ दिस, तो ये कितना हो गया 50, लेकिन ये मिलीमोलर दिया है, ध्यान देना, इंटू 10 की पावर -3 मिली इक्विवेलेंट्स, यही होगा, इतने मिली इक्विवेलेंट्स होंगे। मिली इक्विवेलेंट्स क्यों बोल रहे हो सर, मिलीमोल्स बोल दो, खैर इसका मिली इक्विवेलेंट मिलीमोल सब सेम ही होता है, मिली इक्विवेलेंट मिलीमोल सब सेम होता है, बिकॉज इसका एन फैक्टर 1 होता है। तो क्या इसके भी इतने ही मिली इक्विवेलेंट्स होंगे? हाँ बिल्कुल, इसके भी इतने ही मिली इक्विवेलेंट्स होंगे। इसको ऐसा ना लिखकर 0.05 मिली इक्विवेलेंट्स लिख देता हूं मैं, सही बात है, इसके भी इतने ही मिली इक्विवेलेंट्स होंगे। तो क्या सर इसके भी इतने ही मिली इक्विवेलेंट्स होंगे? एक्चुअली ये I2 आया तो यहीं से है, एक्चुअली ये I2 आया तो यहीं से, तो क्या मैं दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स बराबर लिख सकता हूं? सर लिख सकते हो, अगर दोनों रिएक्शन में इसका एन फैक्टर सेम है, जो कि है, यहां भी एन फैक्टर देखा जाए तो 2 है, यहां भी एन फैक्टर देखा जाए तो 2 है, तो क्या मैं यहां बोल सकता हूं कि 0.05 मिली इक्विवेलेंट्स है? जी सर। और अगर ये 0.05 मिली इक्विवेलेंट्स है तो क्या ये I माइनस भी 0.05 मिली इक्विवेलेंट्स है? बिल्कुल 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 सही बात है, यहां तक क्लियर है। और अगर आप इस I माइनस KMnO4 स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन अगर इसमें आप देखो तो अगर ये इतने मिली इक्विवेलेंट्स है तो क्या ये इतने ही मिलीमोल्स है? सही बात है, ये तो इतने ही मिलीमोल्स है, 0.05 मिलीमोल्स है, क्या बात। लेकिन ध्यान रखना ये जो सोल्यूशन है ये 10 ml वाला सोल्यूशन है। शुरू में आपने 2 मिलीमोल डाला था, क्या 0.05 मिलीमोल बचा? ना ना ना, 0.05 मिलीमोल नहीं बचा, ये तो 10 ml में इतना बचा ना, तो 100 ml में कितना बचा रहा होगा? 0.5 मिलीमोल्स बचा रहा होगा। हाँ, तो I माइनस जो लेफ्ट हो रहा होगा, इसे समझ आ रहा है कुछ? I माइनस लेफ्ट 100 ml वाले सॉल्यूशन में, 100 ml वाले सॉल्यूशन में I माइनस लेफ्ट कितना रहा होगा? सर 0.5 मिलीमोल रहा होगा। ये बात अब मिल गई, बात समझ में आ गई। लेकिन एक गलती और आगे करोगे, मैं बता रहा हूं, वो करोगे ही करोगे आप। क्या गलती है वो भी समझाता हूं। तो फिर यहां पर ये समझ आ गया कि I माइनस रिएक्ट कितना किया इस रिएक्शन में? हाँ सर ये भी समझ आ गया।
आई माइनस रिएक्टेड समझ आ गया? हाँ आ गया। कितना हो गया आई माइनस रिएक्टेड? आप बोलोगे सर 1.5 मिलीमोल्स हो गया। हाँ सही बात है, 1.5 मिलीमोल्स रिएक्ट हो गया। तो क्या अब आप क्या करोगे पता है? आप इक्विवेलेंट से इक्वेट कर दोगे, वहीं गड़बड़ी हो जाएगी। इक्विवेलेंट से इक्वेट क्यों गड़बड़ी है सर? अरे आप इसका n फैक्टर गलत निकाल बैठोगे, मेरे को पता है। आप इसका n फैक्टर गलत निकाल बैठोगे। अगर आप इसको बोलते हो ना इसका n फैक्टर 1 है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई 1 तब होता है जब पूरा i माइनस i2 में जा रहा है, पूरा i माइनस i2 में जा रहा है, तब आप बोल सकते हो नॉर्मल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑल। बट अगर आप इस रिएक्शन पे गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा i माइनस का कुछ पोर्शन i2 में गया है, कुछ पोर्शन i2 में गया है, और कुछ पोर्शन i माइनस में ही है। देखिए i माइनस में ही है, कुछ पोर्शन i माइनस में ही है, बिकॉज i3 माइनस में भी i2 i माइनस होता है। तो ऐसे केस में आप n फैक्टर ऐसे नहीं निकाल सकते भाई कि सीधे सीधे चेंज देख लिया i माइनस से i2, अरे भाई इसका क्या। तो ऐसे केस में क्या करना होता है? सेफ चलना होता है, बैलेंस करके देखना होता है। आपको बैलेंस करके देखना होगा, तब आप यहाँ पे काम कर पाओगे। और जैसा कि इसकी बैलेंसिंग से समझ में आ रहा है, चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। क्या ये 252 से बैलेंस हो रहा है? बिल्कुल 252 से बैलेंस हो रहा है। 5i माइनस चार्ज देखा जाए +4 -5 -1 का चार्ज, -1 का चार्ज हैज बीन बैलेंस्ड। ये एक पॉइंट था, यहां भी गलती हो सकती थी। तो अगर ये 1.5 मिलीमोल रिएक्ट किया है, तो अब आप ये देखो ये Cu+2 कितना रिएक्ट किया होगा? तो Cu+2 रिएक्ट किया रहा होगा, क्योंकि Cu+2 तो पूरा रिएक्ट कर रहा है, Cu+2 तो पूरा रिएक्ट कर रहा है। कितना रिएक्ट किया होगा सर? 1.5 का 2/5 यही होगा, 1.5 का 2/5। और न्यूमेरिकली बताऊं तो ये कितना हो रहा है? 0.6 मिलीमोल। दिस इज 0.6 मिलीमोल्स, यस। तो ये हुआ 0.6 मिलीमोल्स ऑफ कॉपर +2 रिएक्टिंग। तो अगर आपको मोल्स चाहिए और मास चाहिए कॉपर +2 का, अच्छा कॉपर +2 के जितने मिलीमोल्स रहे होंगे कार्बोनेट के भी उतने ही रहे होंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं सीधे सीधे कि मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट कितना रहा होगा? कॉपर कार्बोनेट का मास कितना होता है? 123.5 होता है क्या? 123.5, हाँ सही बात है, 123.5 होता है। तो कितना आ जाएगा मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट? 0.6 इंटू 10⁻³ इंटू 123.5। ये मास आ जाएगा ग्राम्स में, ये मास आ जाएगा ग्राम्स में। मिलीमोल्स को मोल्स में बदला, ये मास आ गया ग्राम्स में, जो कि आ रही है 0.0741, जो कि आ रही है 0.0741 grams, and this is the mass of copper carbonate present in this 10 gram sample. So the percentage of copper carbonate will be what? It will be 0.07, कितना है? 0.0741 divided by 0.1 into 100, that will be 74.1%. That will be 74.1%। तो अगर आपका आंसर 74.1 है तो बधाई हो, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आता है, आपने कोई भी कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं की। और मैं बताऊं, अगर आप इस मिस्टेक को सिली मिस्टेक बोल के आगे बढ़ रहे हो कि आपने इसका n फैक्टर 1 मान लिया, तो आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे हो। वो सिली मिस्टेक नहीं है, वो कॉन्सेप्चुअल एरर है। लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि उन्होंने बस एक ही तरीका रटा होता है, इस तरीके से n फैक्टर आना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, n फैक्टर को आप पर्टिकुलर केस में देखना पड़ेगा, कैसे क्या चीजें n फैक्टर कहाँ कैसा आ रहा है। समझ आई ये बात? पूरा i-i2 में नहीं जा रहा, ये थोड़ा बहुत i- के फॉर्म में रखा हुआ है। तो आपका वो जो तरीका है वो हो सकता है यहाँ काम ना करे, हो सकता है क्या नहीं ही करेगा, ठीक है, नहीं ही करेगा। क्या बात समझ आ गई? कमेंट करके जरूर बताओ कैसा लगा क्वेश्चन। जितने ज्यादा कमेंट आप करोगे उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करूं। अगर आप बस देख कर चले जाओगे, ना लाइक करोगे ना कमेंट करोगे, तो मजा नहीं आता है। देख लो, ठीक है। तो आपको कमेंट जरूर करना है, अगर आपने क्वेश्चन ट्राई किया है लाइक बटन जरूर दबाना है।
क्योंकि नंबर्स जब यूट्यूब पे अच्छे दिखते हैं तभी मेरे को मिलता है यार पुश कि यार चलो, हाँ पता चलता है कि बच्चे फॉलो कर रहे हैं। आप कर भी रहे हो बट आप मेरे को कोई इंडिकेशन ही नहीं दे रहे हो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, फिर मुझे भी लगता है यार ठंडा चल रहा है सीरीज, रहने देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें और फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज पार्ट 6। और जो भी 26 वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं मुझे, तो जरूर एक बार ये टेस्ट के बारे में सोचिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप एनरोल कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड 31 दिसंबर, दैट इज टुमारो मॉर्निंग 9 AM, बी रेडी फॉर दिस टेस्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।